नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की लोकसभा चुनाव से। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद तो वैसे ही हो चुका है पहले ही अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव से पहले की तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्षी द्वारा कर ली गई हैं। लेकिन अब इस चुनाव की मैं बात कर लेता हूं तो चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल 2014 के बाद यानी कि 2019 में अब बीजेपी का ग्राफ गिरा है। यानी कि इन 4 साल से ज़्यादा के समय में बीजेपी की जो स्थिति हुई है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से देखने को मिला था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और कहीं ना कहीं वो बहुमत बीजेपी के लिए एक खासा जो है कह सकते हैं कि एक अच्छा रिस्पांस लेकर आया था। लेकिन अब की बार बहुमत से बहुत दूर दिखाई देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो चुनाव को लेकर अब मोदी सरकार ने बड़ा प्लान और बनाया है। बीते दिनों बजट पेश किया गया संसद में, उससे पहले स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण दिया गया और अब एक और जो है प्लान बनाया गया है। वो प्लान है अब जी हाँ, भारत के मन की बात मोदी के साथ। मैं मन की बात पर यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अक्सर आपने देखा भी होगा कि पीएम मोदी हर रविवार को यानी कि सप्ताह के आखिरी दिन मन की बात करते हैं, जिसमें वो लोगों से बात करते हैं, देश में क्या स्थिति चल रही है, किस तरह की स्थितियां हैं, वो एक उन मुद्दों पर बोलते हैं। लेकिन अब मन की बात जो है वो भारत के लोगों के साथ करेंगे, यानी कि उनका जो होगा अब भारत के मन की बात होगी। और ये दरअसल मन की बात इसलिए शुरू की गई ताकि लोकसभा चुनाव में जनता का हाल जाना जाए, जनता क्या रिस्पॉन्स कर रही है, जनता किसको तय कर रही है, जनता किसे चुनना चाहती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये बड़ा प्लान तैयार किया है। देखिए, बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारत के मन की बात पीएम मोदी के साथ अभियान की शुरुआत जो है की। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने की। राजनाथ सिंह बीजेपी की संकल्प समिति के प्रमुख भी हैं। बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों के एजेंडे को तैयार किया जाएगा। साथ ही इसके तहत लोगों के सुझाव भी इकट्ठा किए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के सुझाव इकट्ठा किए जाएंगे, लोगों से उनकी परेशानी जानी जाएगी कि क्या दिक्कतें हैं युवाओं को, किसानों को, या फिर जो महिलाएं हैं उनको क्या दिक्कत है। अगर बात की जाए तो पूरे भारत के लोगों से जो है इस मामले पे विचार विमर्श किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी ताकि उनकी समस्याओं को अब जब सरकार दोबारा आएगी तब जो है उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, ये भी बात अच्छी है। लेकिन इन 4 साल में क्या देश की जो जनता है उसका उनकी समस्याओं का समाधान निकाला गया? क्या अब बीजेपी को ऐसी ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि आज उन्हें चुनाव में झटका लग रहा है इसीलिए ये कदम उठाया गया है? देखिए, सवाल यहाँ पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इन 4.5 साल से ज़्यादा के समय में आपने युवाओं की बात तो नहीं सुनी, आपने बेरोजगारों की बात तो नहीं सुनी, आपने किसानों की बात नहीं सुनी, आपने व्यापारी वर्ग के लोगों की बात नहीं सुनी। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव में आपको झटका लग रहा है, लोकसभा चुनाव में आपकी जो स्थिति है वो गिर रही है, तब आपको याद आ रही है भारत की जनता, तब आपको याद आ रही है कि भारत की जनता के साथ मन की बात की जाए। तो ये समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से जब चुनाव के पहले के जो हालात आज मोदी सरकार को दिखाई दे रहे हैं उसे देखते हुए जो कदम उठाया जा रहा है, यानी कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि वो चुनाव में जो झटका लग रहा है उससे पहले वो रिकवरी कर सके। अगर आज भी जो है बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यानी कि अब की बार चुनाव जो हो रहे हैं इसमें फ़ायदा होता तो आज शायद भारत के मन की बात नहीं की जाती, शायद जो बजट बीते दिनों पेश किया गया उस तरीके का बजट नहीं होता। और अगर मैं बात कर लेता हूँ स्वर्ण समाज के लोगों को जो आरक्षण दिया गया वो कदम भी नहीं उठाया जाता अगर जब बीजेपी को ये लग जाता कि अब की बार भी उन्हें बहुमत मिल रही है, यानी कि उन्हें पता लगा कि अब की बार स्थिति खराब है, अब की बार परिस्थितियाँ विपरीत हो चुकी हैं, जनता का रुख कुछ और हो चुका है। लेकिन अब ये देखने वाली बात तो ये है कि जनता जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी समस्याएं कहेंगी या नहीं कहेंगी। लेकिन इन 4 साल से ज़्यादा के समय में कभी भी आपने खुद देखा होगा, आपने खुद इन चीज़ों को नोटिस भी किया होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी भी युवाओं की बात नहीं की, उन्होंने बेरोजगारों की कभी बात नहीं की, उन्होंने
कह सकते हैं किसानों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बड़ी बात नहीं की। तो यानी कि इन 4.5 से 4 साल से ज़्यादा के समय में जब आपने इन वर्ग के लोगों को नज़रअंदाज किया, जब आपने इन वर्ग के लोगों को जो है कह सकते हैं आपने दरकिनार किया, तो अब ऐसे में कैसे ये मान लिया जाए, कैसे युवा वर्ग के लोग, बेरोजगार वर्ग के लोग और किसान वर्ग के लोग ये मान कर चलें कि अब की बार भी अगर आपकी सरकार आती है तो आप युवाओं के लिए कदम उठाएंगे, बेरोजगारों के लिए कदम उठाएंगे। एनएसएसओ की रिपोर्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एनएसएसओ की जो रिपोर्ट सामने आई थी वो रिपोर्ट किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि जब ऊपर से दबाव बनाया गया तो नीति आयोग ने कुछ रिपोर्ट में जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिपोर्ट को अलग बताया या उस तरीके की स्थिति नहीं बनाई। यानी कि ऊपर से जब दबाव पड़ा गया तब नीति आयोग भी कहीं ना कहीं उन्होंने रिपोर्ट को पूरा सही नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनएसएसओ की जो रिपोर्ट सामने आई थी उस रिपोर्ट में बाकायदा हर चीज़ों के बारे में, बाकायदा हर साल के बारे में और 2014 से पहले के स्थिति के बारे में पूरा खुल के बताया गया था, कितनी स्थिति है, क्या है बेरोजगारी दर, कितना रोजगार है, कितना लोग स्वयं से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों का विश्लेषण उसमें किया गया था। लेकिन रिपोर्ट पेश होने के बाद जब लगा मोदी सरकार को कि उन्हें अब झटका लग सकता है, युवा जो है उनके खिलाफ हो सकते हैं, बेरोजगार उनके खिलाफ हो सकते हैं, तब कहीं ना कहीं उसमें ताल मटोल करने का काम किया गया या लीपापोती का काम करना किया गया, ये भी हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं। तो आखिर में जिस तरीके से अब मोदी सरकार जिस तरह से जाग रही है और अब जिस तरीके से बात की जा रही है कि जनता को लेकर जो कदम उठाने की बात हो रही है या युवाओं को लेकर कदम उठाने की बात हो रही है, तो ऐसे में अब आखिरी वक्त में हर चीज़ें जो हैं खेली जा रही हैं, आखिरी वक्त में हर तरीके के दांव आजमाए जा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता भी देखिए सतर्क हो चुकी है। आज बेरोजगार वर्ग के लोग सतर्क हो गए हैं, किसान सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन 4.5 साल से ज़्यादा के समय में जो किसानों की मांग रही थी वो पूरी नहीं हो पाई। वो धरना प्रदर्शन उन्होंने किया अपनी बात मनवाने के लिए, वो सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन सरकार ने एक लॉलीपॉप दे दिया, सालाना 6,000 रुपये बैंकों जो किसान है उनके खातों में सीधा आएगा। तो 6,000 रुपये किसान को नहीं चाहिए। कई किसानों का ये कहना था कि भूमि अधिग्रहण का मामला है, जो ज़मीन का मामला है उसको क्लियर किया जाए, वो चाहिए, 6,000 रुपये नहीं चाहिए। और देखिए 6,000 रुपये सालाना क्या चीज़ होती है, अगर देखिए तो रोज के 17 रुपये के हिसाब से तो रोज के 17 रुपये कुछ भी नहीं होते। तो ये भद्दा मजाक तो किया ही गया है किसानों के साथ। युवाओं को जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, बेरोजगारों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बजट उस हिसाब से नहीं रहा। मिडिल क्लास के लोगों को फ़ायदा हुआ लेकिन आम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, युवाओं को फ़ायदा नहीं हुआ, बेरोजगारों को फ़ायदा नहीं हुआ। अब ऐसे में जो कदम उठा रही है मोदी सरकार, जिस तरीके के प्लान बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, ये रणनीति कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन भी आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जो है घेरने में लगा है। आज विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से मोदी सरकार डर गई है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं तो सपा बसपा का गठबंधन तो मजबूत है ही, और भले ही जो है मोदी सरकार ये कह रहे हो या बीजेपी नेता ये कह रहे हो कि अब की बार भी जीत उनकी होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद को दिलासा देने वाली भी बात हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है और जिस तरीके से 38 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, और ऐसे में यूपी में बीजेपी को किस तरह का नुकसान होगा। और मैं बात कर लेता हूं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले जो मेगा रैली का आयोजन किया था उसमें काफ़ी विपक्षी पार्टी के नेता आए हुए थे, तो उस रैली से कहीं ना कहीं मोदी सरकार को झटका लगा। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर झटका लगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताई गई हैं कि किस तरीके से भले ही मोदी सरकार इसको अपनाना नहीं चाह रही है, भले ही मोदी सरकार इसको कहना नहीं चाह रही है, लेकिन वो विपक्षियों की जो रैलियाँ हुई थी और जिस तरीके से गठबंधन हुआ है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। बीजेपी को डर भी लग रही है इस बात से कहीं अब की बार उनका सफाया ना हो जाए, कहीं अब की बार लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके की जो रणनीतियां तो बनाई जा रही हैं ये रणनीतियां वो कारगर साबित नहीं हो पाएंगी जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना और कहीं ना कहीं
विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होकर एक साथ खड़ी होती हैं तो ऐसे में एनडीए को अब की बार बड़ा झटका लग रहा है। एनडीए को 2014 के मुकाबले की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अब की बार कम जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए तो लगभग 2014 में 283 कुछ सीटें आई थी और अब की बार तो उससे भी बुरी स्थिति नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि अब की बार क्या बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी एनडीए या फिर विपक्षी पार्टियां जो मजबूती के साथ खड़ी हैं वो बाजी मार ले जाएंगे। तो ये तो वक्त तय करेगा, ये तय करेगा युवा, ये तय करेगा किसान, ये तय करेगा बेरोजगार वर्ग का लोग, ये तय करेंगे व्यापारी वर्ग के लोग कि किसके साथ जाना है और किस सरकार को अब की बार किस की पार्टी जो है या फिर किस सरकार को सत्ता पर बिठाना है, ये सब तय करेगी जनता और जनता के सामने सब कुछ हकीकत है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।